गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। गुड इवनिंग सभी को। बीएफएम मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 3 कर रहे हैं हम एमसीक्यूज में फ्रेंड्स आज। गुड इवनिंग सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तबीयत काफ़ी हद तक रिकवर हुई है, थोड़ी सी कमी है बट ओके है, मैनेजेबल। हाउ मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईएसडीए स्टैंडर्ड। आईएसडीए होता है इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। तो अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसमें कितनी स्टेजेज होती हैं एज पर आईएसडीए स्टैंडर्ड। यस, करेक्ट है। 3 स्टेजेज आर देयर फ्रेंड्स। ओके, कितनी स्टेजेज होती हैं? गुड इवनिंग सभी को। 3 स्टेजेज होती हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ये हैं 3 स्टेजेज। कौन कौन सी हैं? आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट होता है पहले, फिर शेड्यूल 2 मास्टर एग्रीमेंट बनाया जाता है, और फिर ट्रेड कन्फर्मेशन होती है हर एक ट्रेड की। तो ये 3 स्टेजेज होती हैं जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करा जाता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, आई बिलीव। फिडेई का फुल फॉर्म, इसे गलत ना करें, कोशिश करें कि ये क्वेश्चन ना गलत हो आपका। बहुत आसान सा सवाल है। कुछ आंसर आ रहे हैं, सी भी है, डी भी है, गलत है वो। ये होता है फ्रेंड, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडाई। हरमनजीत सर, जो प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन चेंज हुई है और पुराने फिगर्स हैं उनको अपडेट कर दूंगा मैं, परेशान ना हो। एमएसएमई की गाइडलाइन बदली है और प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन बदली है और उसके साथ में टीसीएस की गाइडलाइन बदली है। सब पे काम होना है, कर दूंगा मैं, नॉट टू वरी। इवन इफ पॉसिबल हम कोशिश करेंगे उनको लाइव क्लास में भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अच्छा कंसर्न है आपका कि हम पूरी वीडियो देखें और फिर उसमें डेटा पुराना हो। ओके, मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको ना हो, जल्दी से जल्दी ये काम कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके, 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, आसान सा है। पुट और कॉल ऑप्शन होते हैं। 2 बेस्ड ऑन सेटलमेंट, सेटलमेंट के आधार पर ऑप्शन जो है 2 तरीके के होते हैं, अमेरिकन टाइप के और यूरोपियन टाइप के। ठीक है, अमेरिकन वाला किसी भी डेट पर एक्सपायरी से पहले भी जो है सेटल हो सकता है, और ये जो है जो यूरोपियन होता है वो सिर्फ एक्सपायरी डेट को ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इंडिया में ये मना है। ठीक है हरमनजीत सर, आई गॉट योर पॉइंट, है ना, तो कर देंगे ये चीज़। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। अभी तक मैंने ये बात ध्यान में नहीं रखी कि आप पढ़ें और उसके बाद पता चले आपको कि जो पढ़ा है वो गलत पढ़ लिया है। तो मैं इंश्योर करता हूँ कल हम इस काम पे लगते हैं। ठीक है सर।
कोई बात नहीं है सर। देखिए ऐसा है कि आपका कंसर्न मेरा कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार वाला हिसाब है कि इस कान से आप बोलोगे उधर से मुझे सुनाई नहीं देता। इट इज़ पॉसिबल कि जो आप कह रहे हैं वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना संभव नहीं, पर अगर अच्छा सजेशन है तो बिल्कुल इंप्लीमेंट करने में दो राय नहीं है फ्रेंड्स। ओके, 3x12 फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट अगर हुआ है तो इसका क्या मतलब है? FRA पिछली बार भी जो है ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ था, पिछली बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है। FRA पर एक केस स्टडी थी, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था। तो फ्रेंड्स FRA 3x12 का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति है वो आज से 3 महीने बाद चाहता है कि अगले जो है 9 मंथ के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, जो भी वो लोन लेना चाहता है उसके लिए, जो भी वो लोन लेना चाहता है उसका इंटरेस्ट रेट अगले 9 महीने तक सेम रहे, ऐसा वो चाहता है। इसी के लिए FRA किया जाता है। होता क्या है कि मान लो कि जो है अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, सोचो कि वो लिबोर से कनेक्टेड है, लिबोर है ना, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से अगर जुड़ा हुआ है, तो मान लो 3 महीने बाद लिबोर बदल गया, बढ़ गया, तो आदमी इस डर से सोचता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, उससे अच्छा है अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि आज से 3 महीने बाद मैं लोन लूँगा अगले 9 महीने के लिए, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से ही फिक्स करेंगे कि जिस रेट पर हम ये चीज़ें चाहते हैं। अमन सर, हाँ सबके क्वेश्चन आंसर दिखते हैं, यस यस यस, ठीक है, क्लियर हो जाती बात मेरे ख्याल से। 3x12 का एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। FRA पर आजकल इस बीच में थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। और एक और क्वेश्चन अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि पार्ट 2 में। तो उसमें ये हुआ था कि जो MIFOR होता है, MIFOR ये कम्बिनेशन है किसका? तो मैंने बताया था कि भाई लिबोर होता है और प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम होता है, करेक्ट है। फिर एक डाउट सर ने रेज किया था सर कि ये MIFOR में लिबोर प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं होता, कुछ और होता है, तो वो गलत है सर। जो है ये जो है यही सही है। MIFOR जो है लिबोर और फॉरवर्ड प्रीमियम का ही कम्बिनेशन होता है, ये सही है, ठीक है। ऋषि सर क्या है आपका कंसर्न, बताएं मुझे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई फिक्स इंटरेस्ट रेट, हम इंटरेस्ट रेट फिक्स करना चाहते हैं 3 मंथ फ्रॉम नाउ, आज से 3 महीने बाद, और अगले 9 मंथ के लिए। ये होता है FRA 3x9। क्वेश्चन नंबर 5 FRA पर जो है हम एक न्यूमेरिकल केस स्टडी का मतलब न्यूमेरिकल करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी FRA पर ही, ठीक है। अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू 3 मंथ FRA विथ ए नोशनल अमाउंट ऑफ 50 करोड़। तो एक कंपनी ने एंटर किया है 3 महीने के FRA में, जिसमें अमाउंट 50 करोड़ रुपए की इन्वॉल्व है। थैंक यू अमन सर, थैंक यू सो मच। तो एक कंपनी ने 3 महीने का FRA किया हुआ है जिसमें नोशनल अमाउंट 50 करोड़ है, और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो हुआ है वो 7.5% का हुआ है, ठीक है। द 3 मंथ लिबोर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट इज 8%। जब 3 महीने बीते तो लिबोर का रेट 8% हो गया। तो व्हाट इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट अर्न बाय द कंपनी फ्रॉम FRA इफ द FRA इज सेटल्ड इन कैश। अगर FRA सेटल किया जाएगा कैश में तो क्या इंटरेस्ट अर्न होगा? फंडा समझते हैं, थोड़ा समय लगेगा तो लगता है, ठीक है। तो जैसे एक कंपनी है, उसने 3 महीने का FRA किया हुआ है, तो मान लो ABC एक कंपनी है, उसने क्या किया, बोला कि हमको 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करना है, ठीक है। FRA तुमको पता ही होगा कि इमीडिएट डेट का नहीं होगा, 3 महीने के लिए हुआ है, लेकिन ये पहले ही कहीं तय हुआ होगा कि आज से 6 महीने बाद मैं 3 महीने के लिए ऐसा FRA करना चाहता हूँ कि 3 महीने का हम लोन लेंगे, जिसमें हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 7.5% का। ये बात तय हुई है, ठीक है। और ये 7.5% फिक्स किया उस कंपनी ने कि भाई हम तुमको जो भी लोन तुमसे लेंगे उसमें 7.5% ही देंगे, इंटरेस्ट रेट चाहे जो चल जाए। जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लिबोर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? लिबोर से कनेक्टेड है। लिबोर ही अप एंड डाउन हो रहा है, इसी डर से वो जो है FRA का एग्रीमेंट किए बैठा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ 3 मंथ का जो लिबोर है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट 8% हो चुका है। जब सेटलमेंट की डेट आती है, 3 महीने बीतते हैं, तो पता चला कि अब इस समय लिबोर 8% पे पहुंच चुका है।
ठीक है, यानी कि अगर इसने FRA ना किया होता, बंदे ने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ना किया होता, तो उसको लोन पर 8% का इंटरेस्ट देना पड़ता। अभी कितना देना पड़ेगा? 7.5% का देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके आधे % बच गए फ्रेंड्स। ओके, क्या बच गए? आधे %, है ना। सोचो अगर जैसे एक, इसे भूल जाओ अभी के लिए, 1000 रुपए का लोन लिया है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपए का 75 रुपए आई थिंक, है ना। और इसको कितना देना पड़ेगा? 80 रुपए देना पड़ता। सही है। अगर उसने FRA ना किया होता तो उसे 80 रुपए पे करना पड़ता। अभी कितना देना पड़ रहा है? 75 रुपीज़ देना पड़ रहा है। यानी कि कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ। कौन किसको 5 रुपए देगा? जिस कंपनी के साथ FRA हुआ है, जिस कंपनी के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या करेगी? 5 रुपए इनको दे देगी, बोलेगी भाई 5 रुपए तुम हमसे ले लो। ठीक है, क्योंकि भाई जो लोन करवाया गया है, जो लोन हुआ है, उसमें पूरा अमाउंट 80 रुपए, जो 8% उसी हिसाब से जाएगा। लेकिन मुझे अपनी जेब से नहीं भरना है, क्योंकि मैं एक एग्रीमेंट किए बैठा हूं, मुझे सिर्फ 75 रुपए देने हैं, बाकी का 5 रुपए उधर से आ जाएंगे। तो ये जो 5 रुपए आए फ्रेंड्स, यही आपका जो है इम्प्लाइड इंटरेस्ट अर्न किया। कितना अर्न किया हमने? 5 रुपए का अर्न किया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है? सोचें आप इसे कि स्थिति ऐसी बन गई कि यहां पर जो है लिबोर 6% हो गया। ये भी पॉसिबल है कि भाई जब हमें 3 महीने बीते तो पता चला कि लिबोर 6% पर आ चुका है। कितना हो गया? लिबोर 6% पर आ चुका है। अब अगर लिबोर 6% पर आ चुका है तो 1000 रुपए का अगर हमने लोन लिया होता तो हमें कितना देना पड़ेगा? 75 रुपए। जबकि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो हमें सिर्फ 60 रुपए पे करने पड़ते। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ना टू वरी सर, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर ABC नाम की एक कंपनी है, ABC नाम की एक कंपनी है, वो 6 महीने बाद एक लोन लेना चाहती है। अभी ज़रूरत नहीं है मुझे पैसे की, मैं 6 महीने बाद लोन लूँगा और जो लोन होगा वो 3 महीने में मैं पे कर दूंगा। ऐसा दिमाग में चला हुआ है आइडिया। ABC कंपनी 6 महीने बाद लोन लेना चाहती है और 3 महीने के लिए लोन लेना चाहती है। जो कंपनी है या जो बैंक है वो लोन ऑफर करता है, बोलता है कि हम आपको लिबोर पर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को ही बेस रेट मान करके इसी पर हम आपको लोन दे देंगे। जो भी लिबोर का रेट रहेगा वो आप हमको पे कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी रेट रहेगा। तो अब ये सीन है कि भाई मान लो अभी लिबोर चल रहा है से कि 6% पर चल रहा है लिबोर। तो ABC कंपनी को लगता है भाई कि अभी मैं जब सोच रहा हूँ बैठ करके मौके पर, तो 6% का लिबोर चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है, हो सकता है 6 महीने बाद लिबोर हो सकता है बढ़ जाए। जब 6 महीने बाद पता चलता है कि लिबोर भाई 9% का हो गया, पॉसिबल है। उसका एक डर है, ABC कंपनी को एक डर है कि हो सकता है लिबोर बढ़ करके 9% हो जाए, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे दिक्कत होगी, है ना। तो भाई 3% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो क्या विकल्प है? उसी विकल्प के लिए कि मैं, ये जो ABC कंपनी चाहती, वो ये चाहती कि मैं जो है 6% अभी लिबोर है, चलो कोई नहीं 7% मैं देने को राजी हूं। तो 7% पर हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? एक 7% पर एग्रीमेंट कर लेंगे कि लिबोर चाहे जहां चला जाए, आज से 6 महीने बाद जो हम आपसे लोन लेंगे उस पर सिर्फ 7% का इंटरेस्ट देंगे। ये बात तय हो गई, फिक्स इंटरेस्ट रेट तय हो चुका। अब लिबोर मान लो 6 महीने बीतते बीतते लिबोर पहुंच गया 15% पे, तो भी हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो बात कर चुके हैं कि हम 7% इंटरेस्ट रेट पर ही देंगे। यही है इसका पूरा फंडा फ्रेंड्स। ओके, तो 7% पर हमने बात फिक्स कर रखी है। लिबोर पहुंच चुका है 15% पर। सोचो ये चीज 15% पर पहुंच चुका है, तो कितने का डिफरेंस आया? 8% बढ़ चुका है। 8% बढ़ चुका है। तो ये जो बढ़ा हुआ 8% है वो इसको वापस देगा, जिसके साथ में FRA हुआ है, जिसने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमसे करा हुआ है। भाई हम तो सिर्फ 7% देंगे, ये बात तय हो रखी थी हमारी, भाई हम तुमको सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन मार्केट में चल रहा है 15%, तो वो 15 लेने के लिए तैयार होगा बैंक। तो बाकी का 8% जिसने FRA हमसे करवाया हुआ है उसको देना पड़ेगा। 8% ये उठा करके इनको मुझे ABC कंपनी को 8% वापस देगा। तो 7% मेरी अपनी जेब से जाएगा और 8% मुझे मिल गया FRA की वजह से। तो कुल मिलाकर के जो 15% का लिबोर का इंटरेस्ट रेट है वो मैं पे कर पा रहा हूँ। ये इसका पूरा फंडा ऐसे चलता है फ्रेंड्स। ओके, अब
यहाँ पर दो सिनारियो बनते हैं। एक और सिनारियो बनता है कि आप ये सोचो कि हमने 7% पर बुकिंग कर रखी है, लेकिन पता चला कि लिबोर जो है पहुंच गया कितना, लिबोर पहुंच गया 3% से। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जब 6 महीने बीतते बीतते लिबोर 3% पर पहुंच गया, 15% पर नहीं पहुंचा। यहाँ हमने कहा था कि भाई 15% पहुंच गया, 15 ना पहुंच गया, 3% पहुंच गया, घट गया। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में अब देखो 7% तो मैं दूंगा ही दूंगा, मुझे कितना देना है 7%, लेकिन है कितना, 3% जाना है उस बैंक को, तो बैंक को 3% जाएगा और बाकी का 4% किसके पास जाएगा, जिससे हमने FRA खरीदा हुआ है। तो ये 4% हम FRA बेचने वाली कंपनी को दे देंगे। यहां क्या हो रहा था देखिए, जब इंटरेस्ट बढ़ा मैं सिर्फ देखो ध्यान देना, मैं सिर्फ 7% दूंगा। यहां पर भी मैंने यानी ABC कंपनी सिर्फ 7% दिया, यहां भी ABC कंपनी सिर्फ 7% दे रही है, करेक्ट। ABC कंपनी सिर्फ 7% दिया, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट 15% है, तो भाई 8% कहां से आएंगे, जिसने FRA हमको दिया हुआ है उससे हम 8% लेकर के 15% होगा और ले जाकर के उसको हम बैंक को 15% पूरा दे देंगे। तो मेरी जेब से गया सिर्फ 7%, बाकी का लॉस ये बियर करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको FRA दे रखा, भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया तो देखना पड़ेगा, पर सहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस है यहां पर हमने FRA में 7% की बात कर रखी है और लिबोर घट के 3% हो गया। अब हमको तो देना 7% है, जो बात हो चुकी है वो 7% की हुई है, तो भले ही वो 3% हो गया तो मैं 3% दे करके छुट्टी नहीं पा जाऊंगा, मुझे देना 7%। आप ये सोचो कि ये 1% हो जाता है, लिबोर 1% हो गया तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे ये 7% पे करना पड़ेगा। अब 1% जो है वो बैंक ले लेगा जिससे हमने लोन लिया हुआ है, अब बाकी का जो 6% है वो हमने जिससे FRA करा हुआ है उसको दे देंगे उठा करके, ठीक है। तो ये दोनों साइड में कहानी चलती है, ठीक है। तो कभी पैसा इधर आएगा, कभी पैसा उधर जाएगा। क्लियर रखिएगा कि कब पैसा इधर आएगा, कब पैसा उधर जाएगा, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना फंडा ध्यान रखना है कि मेरी जेब से, ABC कंपनी की जेब से सिर्फ 7% जाएगा, ABC कंपनी की जेब से सिर्फ 7%। अब जैसे एक सिनारियो लेते हैं, मान लो ये लिबोर के रेट हैं, ठीक है। ABC कंपनी ने कितने पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, 7% पे, ठीक है। लिबोर का रेट हो गया मान लेते हैं से कि 10%। तो अब क्या होगा भाई, लिबोर 10% पे है, ABC कंपनी सिर्फ 7% ही देगी, इसका मतलब 3% और आएगा कहां से, जिसने FRA हमको दिया हुआ है वो 3% हमको देगा। यानी पैसा किसके पास आएगा, ABC कंपनी के पास आएगा, कहां से, जिसने FRA हमको दिया हुआ है उससे, ठीक है। अब सोचो अगला, FRA 7% पर हुआ है और हमारा जो लिबोर है वो 20% पहुंच गया, लिबोर 20% पहुंच गया, यानी कि हमने लोन फिक्स कर रखा है 7% ब्याज पर और लोन की कीमत पहुंच चुकी है अभी मौके पर 20%। तो इसका मतलब हमारे पास 13% घट रहा है। तो 13% कौन देगा, जिसने हमको FRA दिया हुआ है वो हमको 13% वापस करेगा, ये दोनों मिला करके मैं 20% जो होगा वो दे दूंगा उसको, ठीक है। अब 7% और 13% हो गया। इसी तरीके से मान लो अगला केस, 7% पर हमने फिक्स करी हुई बात, लेकिन पता चला कि जो हमारा लिबोर है वो 5% पे पहुंच गया। हमने फिक्स किया था कि 7% देंगे और लिबोर पहुंच गया 5% पे। अब क्या होगा, बैलेंस करने के लिए किधर जुड़ेगा फ्रेंड्स, यहां 2% जुड़ेगा, है ना। देखो 7% और 5% डिफरेंट 2%, ये 2% इधर जाएगा, यानी कि अब मैं पे करूंगा, ABC कंपनी पे करेगी जिसने उसको FRA बेचा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से और केस देख लीजिए, मान लीजिए 7% पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये पहुंच जाता है 2% पर, FRA मतलब लिबोर 2% हो गया, तो भाई 7% है, लिबोर 2% पहुंच गया, इसका मतलब हुआ मैं तो भाई कंपनी तो 7% पे करेगी, उसमें से 2% जो है लोन का चला जाएगा और बाकी का 5% जो है ये ABC कंपनी उठा करके पे कर देगी उसको जिसने हमें FRA बेचा हुआ है। आई बिलीव इतना पर्याप्त है समझने के लिए। अब यहां पर केस है, अब इस केस में समझेंगे हमारा FRA जो हुआ है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 7.5% पर, यानी कि हम भाई 7.5% ही देंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब मतलब लोन किस्तें पे करने की डेट आती है तो पता चलता है हमारा जो है एक्चुअल रेट कितना आ गया, लिबोर का 8% है, कितना है 8%। FRA कितने में हुआ 7.5% पर, एक्चुअल रेट कितना चल रहा है 8%। तो भाई कंपनी तो सिर्फ 7.5% ही पे करेगी, इसका मतलब 0.5% आएगा कहाँ से, जिसने हमसे
FRA किया वो हमको 0.5% देगा। यही 0.5% ही एक्चुअल में हमारे कंपनी की अर्निंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही हमारे उसकी जो है कंपनी की अर्निंग हो जाएगी। तो पैसा हमें मिलेगा कि हमसे जाएगा? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि हम पे करेंगे कि हमको मतलब जो है हम पे करेंगे हमें मिलेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पैसा हमें मिलेगा कि हम पे करेंगे। बताइए आप जो है सभी लोग बताइए, इस केस में पैसा जो है कंपनी के पास आएगा कि कंपनी के पास से जाएगा? मिलेगा, करेक्ट है ना? क्योंकि भाई देखो हम तो 7.5% पे गांठ मार के बैठे हैं भाई हम इसके अलावा नहीं देंगे, तुम चाहे जो कर लो, ठीक है? तो हम 7.5% लिए बैठे हैं। अब अगर कम पड़ रहा है तो दूसरा हमको देगा और हम वो भरेंगे, तो हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट जो अर्न किया उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फ्रेंड, नोशनल अमाउंट इनटू फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट माइनस एक्चुअल रेट into duration divided by 1 plus forward rate agreement into duration। ये इसका फार्मूला होता है। नोशनल अमाउंट ये 50 करोड़ इंटू FRA, हमारा रेट एग्रीमेंट हुआ 7.5% पर। उसके बाद में एक्चुअल रेट जब 3 महीने बीते तो लिबोर का जो है 8% हो गया। उसके बाद में ड्यूरेशन कितनी है? 3 महीने का ही हमारा ये 3 महीने का FRA हुआ है। जितने समय के लिए FRA हुआ है वही यहाँ ड्यूरेशन लेंगे। जैसे अभी हमने सीखा था कि 3x12 FRA का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सर फ्रेंड्स कि 3 महीने बाद लोन लिया जाएगा और अगले 9 मंथ के लिए। तो उस केस में ड्यूरेशन क्या होगी? ये वाली। यानी अगर ऐसा लिखा होता है यहाँ 3x12 का FRA किया है तो इसका मतलब हमारी ड्यूरेशन कितनी होती? 9 मंथ की ड्यूरेशन हम यहाँ पर लेंगे। इन केस अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दे, यहाँ 3 मंथ FRA ना लिख करके वो लिख दे कि कंपनी ने 3x12 का FRA किया है, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? 9 महीने की हो जाएगी। बात क्लियर होनी चाहिए आई थिंक, है ना? उसके बाद में फिर 1 प्लस FRA अगेन ही 7.5% एंड ड्यूरेशन हो गई हमारी कितनी? 3 महीने की, ठीक है? कुछ बातें जो छोटी छोटी ध्यान रखने की हैं भाई। देखो FRA है तो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज सीधा नहीं पुट करते हैं। मान लीजिए जैसे ये 8% है तो 8% को डिवाइड बाई 100 करते हैं, डिवाइड बाई 100 करके 0.08 रखते हैं। तो पहली बात यहाँ पर जो परसेंटेज नहीं रखा जाएगा उसको 100 से डिवाइड करके रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये परसेंटेज जो है पूरे ईयर का होता है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे में ड्यूरेशन भी आपको पर एनम ही रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो ड्यूरेशन जैसे 3 मंथ दिया हुआ है, हमारा 3 महीने का FRA है, तो 3 मंथ को 12 मंथ से डिवाइड करके फ्रेंड 1/4 या इसी को 0.25 AR का मतलब होता है सर एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट मतलब हमने तो एग्रीमेंट किया है 7.5 पे, लेकिन लिबोर का असली रेट क्या चल रहा है? 8% का, तो ये एक्चुअल रेट है, ठीक है? तो इसको भी चेंज कर लेंगे। ये कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आवाज़ अब आ गई होगी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमारा जो FRA है वो कम है और एक्चुअल रेट, जैसे यहाँ पर FRA 7.5 है, ऐसे सोचो कि ये 9% हो गया, और जो हमारा एक्चुअल रेट जब आता है तो वो पता चलता है 7% ही है। तो इस केस में अगर हम FRA रखेंगे कितना? नहीं, इसको 7% करते हैं मान लीजिए, और इसको जो है एक्चुअल रेट को 9% कर देते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? FRA हमारा कितना है? 7% माइनस एक्चुअल रेट हो जाएगा 9%। तो उस केस में फ्रेंड्स अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2% आ जाएगा। तो माइनस का क्या करेंगे, है ना? समस्या ये होगी भाई माइनस का क्या करना है। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कौन बड़ा या छोटा उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, जो बड़ा होगा उसको आगे रख लीजिएगा। तो एक्चुअल रेट माइनस FRA कर लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि हमारा दोनों का डिफरेंस हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, डिफरेंस निकालना है। सो अगर हम 7% और 9% के डिफरेंस की बात करें तो हमेशा 9 में से 7 घटेगा और 2 आ जाएगा। बस ये इतनी बात और दिमाग में रखनी है, ठीक है? तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि हम इंटरेस्ट अर्न कितना अर्न करेंगे या कितना पे करेंगे, दोनों एक ही बात होगी। नोशनल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के डिफरेंस से, FRA माइनस एक्चुअल रेट के डिफरेंस से, ये और इसके डिफरेंस से,
जो भी बड़ा हो उसको छोटे से घटा दीजिए, इनटू ड्यूरेशन, कितने समय के लिए है ये आपका एफ आर ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ आर ए इंटू अगेन ड्यूरेशन। ठीक, ये हो जाती है। अब ये जो डिवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि इसको डिस्काउंटिंग करना बोला जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो हमारा नोशनल अमाउंट कितना है, 50 करोड़, मैं भी इसे 50 CR ही लिख ले रहा हूँ, इंटू हमारा एफ आर ए और एक्चुअल रेट, एफ आर ए कितना है 0.075 हो जाएगा, माइनस 0.08% हो जाएगा। अब यहाँ देख ही रहे होंगे कि ये माइनस हो रहा है ना, देखो ये छोटा और बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें जस्ट उल्टा करने की जरूरत है। तो 0.08 इधर रखिएगा, 0.075 यहाँ रख दीजिएगा। यही बात मैं वहाँ पर बता रहा था। इनटू मतलब हमें डिफरेंस निकालना है बड़े में से छोटा। ड्यूरेशन कितनी है, तो हमने देखा 3 महीने का एफ है, तो चाहे यहीं कैलकुलेट कर लीजिए, 3 महीने को 12 महीने से डिवाइड कर दीजिए, A1/4 या 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 यहाँ रख दीजिएगा, अपान 1 प्लस एफ कितना है 0.075 इंटू 0.25। बस इसको फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लीजिए जो है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आता है। ये आ जाएगा 1.01875। ठीक, हाँ ड्यूरेशन ईयर में ही लेनी फ्रेंड्स, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी ईयरली होता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% का है ये ईयरली बेसिस पर है, तो ड्यूरेशन भी ईयर में लेंगे, परसेंटेज भी जो है हमेशा परसेंटेज ना रख करके पॉइंट में रखेंगे। ठीक, ऊपर वाला 50 करोड़ वाला कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा 6,25,000 डिवाइडेड बाई 1.01875। जो इसको कैलकुलेट करिएगा 6,13,497 ऐसे अराउंड में आएगा आपका। इसी के आसपास आएगा फ्रेंड्स आपका। ओके, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हम रिसीव करेंगे कि पे करेंगे, या एक कंपनी जो कंपनी वो पे करेगी कि रिसीव करेगी, तो ध्यान रखिएगा रिसीव करेगी। यहाँ पर 6,13,497 रुपये मिलेंगे इस कंपनी को। रखेगी नहीं अपने पास में, ये दे देगी उसको, क्योंकि इंटरेस्ट 8% का उसको भरना है, पर मतलब मिलेगा उसको फिलहाल के लिए एज पर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। कल एक केस स्टडी करेंगे, कल जो है पार्ट 4 में हम एक केस स्टडी करेंगे, जो कि ये आपके जून 2025 में पूछी गई है, एफआरए पर ही बेस्ड है, एफआरए पर ही आधारित केस स्टडी कल करेंगे। यानी जैसा क्वेश्चन अभी करवाया है आपको क्वेश्चन नंबर 5, वैसा ही क्वेश्चन और करवा देंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट राइट डज अ कॉल ऑप्शन प्रोवाइड टू द होल्डर। होल्डर को या बायर को अगर कॉल ऑप्शन लिया है उसने, तो क्या अधिकार मिलता है। कॉल ऑप्शन में होल्डर को क्या अधिकार होता है। हाँ करेक्ट है, राइट टू बाई अंडरलाइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बाई करने का अधिकार मिलता है। थोड़ा तेज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन है। केस स्टडी है 7 से लेकर 13 तक। यहाँ पर वही ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉल ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस ऑफ 150।
करंट मार्केट प्राइस यानी स्पॉट प्राइस जो है 170 चल रहा है, तो जो कॉल ऑप्शन है या ऑप्शन है वो किस में है? ITM, OTM, ATM, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है फ्रेंड्स। देखो, अगर फ़ायदा हो रहा है, यू गेट प्रॉफिट, तो इन द मनी। अगर ना प्रॉफिट है और ना ही लॉस है ना, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, तो ATM है, ऐट द मनी। और अगर जो है लॉस हो रहा है तो आउट ऑफ मनी, OTM, आउट ऑफ मनी। ये इसका फंडा चलता है। मतलब एकदम सरल भाषा में देखो, प्रॉफिट हो रहा है तो इन द मनी, प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है तो आउट ऑफ द मनी, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ऐट द मनी। इसी फंडे को दिमाग में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो देखो, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 150 है, यानी कॉल मतलब बाई। आपको खरीदने का अधिकार है 150 रुपये का। कितने में? 150 रुपये में खरीदने का अधिकार है। मार्केट में जब खरीदने जा रहे हैं उस डेट पर, तो मार्केट में 170 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 150 में खरीद सकता हूँ, मार्केट में 170 का चल रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है भाई। हाँ बिल्कुल, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। सोचो, कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो 170 में खरीद के लाते, कॉन्ट्रैक्ट है तो 150 में ले आए, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर फ़ायदा हुआ है, वी आर इन द मनी। कहाँ पर हैं? ITM, इन द मनी। ठीक है, आसान सा है, केस स्टडी सरल है फ्रेंड्स। ओके, आप खुद कर लेंगे। पुट ऑप्शन है 200 रुपये का, यानी कि राइट टू सेल, बेचने का अधिकार आपने ले रखा है कि मैं भैया मौका मिला तो 200 रुपये में बेचूंगा। ठीक, जिस डेट को बेचने की बात आई उस समय जो है वो 180 रुपये का बिक रहा है मार्केट में। मैं बेचूंगा तो 200 का बेच ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जनता के मतलब मार्केट में जाऊंगा तो सिर्फ 180 का बेचना पड़ेगा। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। और अगर प्रॉफिट है तो इन द मनी, अगर लॉस है तो आउट ऑफ द मनी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो 180 में बेचना पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट किया 200 में बेच रहा हूँ, 20 रुपये का फ़ायदा कमा गया मैं, तो प्रॉफिट हुआ तो इन द मनी। ठीक है, अब थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो अब इसमें ये नहीं याद रखना है कि इस पर स्पॉट प्राइस ज़्यादा हो कि स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो, ब्ला ब्ला, है ना। सिंपल सा है, लुक फॉर द प्रॉफिट और लॉस एंड यू आर डन विथ इट। कॉल ऑप्शन बस इतना देखना पड़ेगा भाई, कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन, क्योंकि बाई कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं उसी के हिसाब से लहजा बदल जाता है। कितने में? 120 रुपये में खरीद सकता हूँ अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलूँगा। मार्केट में अगर खरीदने जाऊँ तो 100 रुपये में ही मिल रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करूँगा, है ना। देखो, खरीदने अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाऊँगा तो 120 रुपये देने पड़ेंगे, और कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ, मार्केट चला जाओ तो 100 रुपये की वही एक गुड़िया है, एक डॉल है, वो मिल जा रही है। तो भाई अपने को तो लॉस एंजल्स हो रहा है ना, यहाँ पे लॉस हो रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं क्यों खरीदूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट से? 100 रुपये का ना जा करके चुपचाप ले आऊँ, तो लॉस हो गया, तो यू आर आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। ओके, नॉट अ बिगी। एक पुट ऑप्शन है, पुट का मतलब राइट टू सेल, बेचने का अधिकार है। किस रेट पर बेचूंगा मैं? 80 रुपये पर बेचूंगा, ऐसी बात हुई है। बेचने की डेट पर मार्केट का प्राइस भी इत्तफाक से 80 रुपये ही है, तो क्या हुआ ये? ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा भाई ये क्या स्थिति। हाँ, ना तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे कोई लॉस हो रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से कर लूँ और चाहे मार्केट में खुद जा करके मतलब सेल करूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो इट्स ATM, इट्स ATM, एट द मनी। अ कॉल ऑप्शन हैज स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500। कॉल मतलब बाई,
₹500 में बाई करने का बुकिंग बयाना ले रखा है हमने। मार्केट में उस एसेट यानी कि मार्केट में अगर बाई करने जाते हैं तो ₹530 में बाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू बता दीजिए। तो पहली बात ये जो है ये किस स्थिति में है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम किस में है? इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ₹30 है। वही मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, दोनों को घटा दीजिएगा, ₹30 आ जाएगा सर आपको, और यही ₹30 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जो इन द मनी होता है आईटीएम, उसी में ही आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस हो सकती है, इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ऐसे में ओटीएम और एटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकलती है, सिर्फ इन द मनी वाले में ही इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगी। ₹30 हमको मिल गई है, ठीक है। इंट्रिंसिक मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस ₹200 का है और मार्केट में प्राइस ₹180 का है, यानी कि पुट ऑप्शन अधिकार है बेचने का। कितने का बेचेंगे? ₹200 का। कितने का बेचेंगे? हाँ, केवल इन द मनी में ही इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है और जो वही प्रॉफिट हो रहा होता है आपका वही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ₹200 में बेच सकते हैं, मार्केट में ₹180 का बिक रहा है। मैं 200 में बेच सकता हूँ लेकिन मार्केट में सिर्फ 180 का बिक रहा है, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है? ₹20 का। यही फ़ायदा जो है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और ये भी आप देखेंगे इन द मनी ही है हमारा, ये भी इन द मनी है। कॉल ऑप्शन है, जो स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹100। कॉल ऑप्शन के पास में कॉल ऑप्शन है यानी राइट टू बाई है, हम खरीदेंगे ₹100 में। और मार्केट का प्राइस कितना है? मौके पर भी ₹100 चल रहा है। क्या प्रॉफिट है? कोई नहीं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी ऑप्शन की? 0 हो जाती है। हो गई आपकी ये केस स्टडी। ये क्वेश्चन जो है जून 2025 में आया हुआ है, जून 2025 का एक्चुअल क्वेश्चन है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप और FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एक मिली जुली स्टेटमेंट है। कोई डिफरेंस नहीं होता है IRS में FRA में। दूसरा, FRA कवर करता है सीरीज ऑफ पीरियोडिकल इंटरेस्ट पेमेंट, IRS सिंगल पेमेंट इन फ्यूचर होता है। IRS और FRA आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज ओनली व्हेन मल्टीपल करेंसीज आर इन्वॉल्व। IRS कवर करता है सीरीज ऑफ पीरियोडिकल इंटरेस्ट पेमेंट एंड FRA इज फॉर सिंगल पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इन फ्यूचर। तो बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो ये फ्रेंड देखिए, जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है इसमें मल्टीपल टाइम इंटरेस्ट का स्वैप होता है। हर 3 महीने पर अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो 3 महीने बाद एक पार्टी दूसरे को, दूसरी पार्टी पहले को, ऐसे मल्टीपल जो है टाइम्स इंटरेस्ट रेट की पेमेंट होती रहती है। जबकि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एक ही बार में पूरे के पूरे इंटरेस्ट जो है पे कर दिया जाता है। FRA का पूरा पेमेंट एक ही बार में कर दिया जाता है। सो हियर इज द करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इंडियन इम्पोर्टर हैज़ टू पे $50,000 आफ्टर 3 मंथ। उसको $50,000 पे करना है 3 महीने बाद। और अभी जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो $1.75 का चल रहा है।
तो इंपोर्टर क्या करता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेता है कि भाई ठीक है हम 75 जो है रुपए का $1 जो है खरीदेंगे 3 महीने बाद, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया, क्योंकि तो इंपोर्टर बाई करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है, एक लॉट जो है $10,000 की है। 3 महीने बीत गए, जो फ्यूचर प्राइस है वो 77 रुपये पर डॉलर का हो गया। तो इस केस में इंपोर्टर को गेन या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है उसकी बात यहाँ पर करनी है। ऐसा क्वेश्चन जो है देखो, हमारी बुकिंग हुई है 75 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, किस चीज़ की, खरीदने की। कितने डॉलर खरीदने हैं सर, $50,000 बाई करने हैं, बराबर है। जब हम मार्केट में पहुँचे, जब वो डेट आई तो पता चला हमें अब 77 रुपये का ख़रीदना पड़ता। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो हमें 77 का ख़रीदना पड़ता, लेकिन हम खरीदेंगे कितने का, 75 का। तो हमको क्या हुआ, $2 का प्रॉफिट हो गया। देखिए, ध्यान दीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो रेट क्या है, 77 रुपये का, तो हमको $1.77 का परचेज करना पड़ता। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट किए बैठे हैं तो हम 75 में ही खरीद ले रहे हैं, तो $2 फ़ायदा हुआ ना, $2 का फ़ायदा हुआ पर डॉलर के हिसाब से। और कितने डॉलर हैं मेरे, $50,000 हैं, तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, $1,00,000 का। अब जो लोग लॉस आप 2 लाख बता रहे हैं, थोड़ा देखें कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है। अगेन ये आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, सर का सवाल है कि मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ एक्सपोर्टर है, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्टर है, तो अगर वो एक्सपोर्टर है तो उसको $50,000 मिलेंगे, तो वो $50,000 बैंक में ला करके सेल करेगा, बराबर है। सेल करेगा किस रेट पे, 75 रुपये पे। कोई दिक्कत नहीं ना, सेम क्वेश्चन। एक्सपोर्टर है तो भाई एक्सपोर्टर है तो कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, गेहूँ चावल, बदले में डॉलर आएंगे, वो बेचेगा यहाँ आकर के 75 रुपये में। क्योंकि मान लेते हैं कि भविष्य में रेट जो है 77 का हो गया, कितने का बिक रहा है, 77 रुपीज़ का। कितने का बिक रहा है, 77 रुपये का बिक रहा है। अब अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो हम 77 रुपीज़ का बेच पाते। कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो 77 रुपये का बेच पाते, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट किए बैठे हैं तो हमें मजबूरी 75 में ही बेचना पड़ेगा। तो भाई हमको $2 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, $2 का लॉस हो गया। ये बस थोड़ा सा समझने की बात होती है कि भाई हाँ ठीक है, $2 का लॉस हो गया। तो भाई $2 का जब लॉस हो गया तो $50,000 में कितने का हो जाएगा, $1,00,000 का लॉस हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, मुर्गी बकरी कुछ बेचने का दिमाग में लगा लीजिए कि हमको 75 रुपये की एक मुर्गी हमारी हम बेचते, लेकिन मार्केट में 77 रुपीज़ की बिक रही बिना कॉन्ट्रैक्ट के, तो यार महंगी बिक रही है, हम सस्ते में बेच दे रहे हैं ना, काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ लॉस हो जाता है $1,00,000 का। ठीक, ये वाला आंसर सही हो जाता है। इन केस यहाँ पर एक्सपोर्टर लिखा होता तो। वेलकम सर, कोई नहीं। ये भी फ्रेंड जो है क्वेश्चन, ये अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो ध्यान करिएगा, जून 2025 का रिकॉर्ड क्वेश्चन है ये जून 2025 का रिकॉर्ड क्वेश्चन है। अ फ्रेंड ऑफ यू इज ए रेगुलर इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। एक मित्र हैं आपके, स्टॉक मार्केट में झोंक के इन्वेस्ट करते हैं। ही हैज़ बॉट अ पुट ऑप्शन। पुट मतलब राइट टू सेल, बेचने का अधिकार खरीदा है, फॉर ABC स्टॉक एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1,000। यानी कि ABC स्टॉक यानी रिलायंस का स्टॉक का 1,000 पे उसने सौदा तय किया है कि वो सेल करेगा ABC का शेयर 1,000 रुपये पे। ये उसने दिमाग लगा करके पुट ऑप्शन ले लिया है, विथ एक्सपायरी ऑन 20 दिसंबर 2024। एक्सपायरी 20 दिसंबर 2024 की रखी गई है। अब पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब एक्सपायरी डेट आती है, यहाँ ऑन एक्सपायरी डेट आती है
तो उस समय स्टॉक का प्राइस 1000 से कम का है, मान लेते हैं 800 रुपये में है। ही कैन स्टिल सेल एट 1000। तो देखो क्या हुआ, हमारा सौदा कैसा हुआ है कि भाई हम जो है 1000 रुपये में बेचेंगे, है ना, पुट ऑप्शन है तो हम 1000 में बेचेंगे। अब पता चला जब एक्सपायरी आती है तो ये 800 रुपये का चल रहा है, 800 का बिक रहा है, और मैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचूंगा तो 1000 रुपये का बेच सकता हूँ, तो मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट से ही बेचूंगा ना भाई। 800 रुपये में क्यों बेचूँ जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1000 का है, महंगे में मैं बेच पा रहा हूँ। तो ये बात सही लगती है भाई कि जो एक्चुअल स्टॉक प्राइस है अगर वो 1000 से कम भी है स्टिल वो 1000 रुपये पर बेच पाएगा, तो यस ये बात सही लगती है। ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं। ऑन एक्सपायरी डेट इफ़ द एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज एबव 1000। अब बोल रहे हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा का है, तो 1000 रुपये से ज़्यादा का तो मान लेते 1200 रुपये है। ही मस्ट सेल एट 1000 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन होता है साहब, है ना। ऑप्शन का मतलब ही है कि मेरे पास विकल्प हैं। आपको ऑप्शन दिया गया, 2 नौकरियां हैं, कोई चूज करिए। आपको ऑप्शन दिया गया, 2 लड़के हैं, उनको चूज करिए कोई को ना। तो यहाँ ऑप्शन है तो मस्ट जैसी तो कोई बात नहीं होगी। आई हैव द राइट बट नो ऑब्लिगेशन। मुझे अधिकार है, ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ ज़बरदस्ती कर रहा है तो यही फेल कर जाएगा, हम रुपया चेक ही नहीं करते हैं, यही सही हो जाएगा। ठीक है। ऑन एक्सपायरी डेट इफ़ द एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज बिलो 1000। एक्सपायरी डेट आती है, रेट 1000 से कम का है उस समय। ही है टू सेल एट मार्केट प्राइस, तो उसको 800 रुपये पर बेचना पड़ेगा। ये कोई ज़बरदस्ती है क्या भाई? कॉन्ट्रैक्ट है 1000 रुपये पर किया हुआ हमने, मार्केट में 800 रुपये बेच रहा है, तो मुझे ऑप्शन दो ना कि मैं, मेरा मन करेगा तो 800 का बेचूंगा, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से 1000 का बेचूंगा, है ना। तो मैं मार्केट प्राइस पर बेचना प्रेफर ही नहीं करूंगा, 800 में क्यों बेचूंगा, मैं 1000 पे ही बेचूंगा। करेक्ट है ना। ऑन एक्सपायरी डेट इफ एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज अबव 1000, मान लो 1200 रुपये है, ही कैन स्टिल सेल एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो बुला बुला करके कुल मिला करके जो कायदे की बात है फ्रेंड्स वो यही वाली आती है कि भाई ए जो है सही है। तो बस ये थे फ्रेंड्स जो है 16 क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया आज। रिपीट करो, रिवाइज करवा दूं या फिर जो है क्लास क्लोज की जाए? ठीक है, तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 3 कर रहे हैं। फटाफट से जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको निपटाते हैं। पहला सवाल है कि अगर जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है तो एज पर ISDA कितनी स्टेजेज लगेंगी, कितनी स्टेज में ये काम होता है? ISDA होता है इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 स्टेजेज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की 3 स्टेजेज होती हैं। ISDA मास्टर एग्रीमेंट, शेड्यूल टू मास्टर एग्रीमेंट एंड देन ट्रेड कन्फर्मेशन। दूसरा सवाल था फिडेई का फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस? 2 तरीके का ऑप्शन पुट और कॉल होते हैं, और यहीं पर मैंने आपको वो भी बताया था कि यूरोपियन टाइप और अमेरिकन टाइप के भी ऑप्शंस होते हैं। फिर है 3x12 का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि हम फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना चाहते हैं 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, और अगले 9 महीने के लिए लोन लेंगे। तो ये FRA 3x12 का मतलब है। फिर है ये पूरा कैलकुलेशन मैंने दिखाया था, आप ऐसा करिएगा, दोबारा से वीडियो ही देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ाने बैठे फ्रेंड ना तो अच्छा समय लग जाएगा। उसके बाद में कॉल ऑप्शन में क्या अधिकार मिलता है होल्डर को? तो राइट टू बाई अंडरलाइंग एसेट, अधिकार होता है खरीदने का, ज़बरदस्ती नहीं है। खरीदना चाहेगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीदेगा। फिर ये हमने केस स्टडी करी 7 से लेकर 13 तक। इसमें हमने देखा कि एक यूजर ने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है। कॉल ऑप्शन यानी कि अधिकार खरीदने का, वो बाई कर सकता है 150 रुपये का। मार्केट में जाता है बाई करने तो पता चलता है भाई दाल चावल के दाम में आग लगे हैं, 170 का मिल रहा है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से 150 का खरीद सकता है, तो उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यही 20 रुपये का फ़ायदा ही उसको इन द मनी बोलता है कि भाई ये इन द मनी है, और ये 20 रुपये ही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। इस ऑप्शन कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी।
फिर है एक पुट ऑप्शन लिया हुआ है, पुट का मतलब सेल करने का ऑप्शन है, बेचेंगे कितने का, 200 रुपये का, मार्केट में बिक रहा है कितने का, 180 रुपये का। तो हम 200 का बेच सकते हैं, मार्केट में 180 का बिक रहा है, तो इसका मतलब 200 रुपये का मतलब 20 रुपये का फ़ायदा है। तो 20 रुपये का फ़ायदा है, तो ये हमारा इन द मनी हो जाएगा। ये जो पुट ऑप्शन ये इन द मनी है और ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये ही। फिर है एक कॉल ऑप्शन है, यानी कि खरीदने का अधिकार, राइट टू बाई, 120 रुपये में आप बाई करेंगे और मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपये का। 120 रुपये का, 120 रुपये में हम खरीद सकते हैं और मार्केट में जाएं तो 100 ही रुपये का मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है, तो हम मार्केट से ही खरीद लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 120 में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है एक तरीके से 20 रुपये का, तो हम यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द मनी है। क्या है, आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं। यस, आउट ऑफ द मनी वाली सिचुएशन हो गई। फिर है हमने एक पुट ऑप्शन लिया हुआ है, राइट टू सेल है 80 रुपये का, हम मार्केट में भी 80 रुपये ही चल रहे हैं, तो ये ATM है, ऐड द मनी है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, फिर आता है अगला कॉल ऑप्शन है, यानी बाई करने का अधिकार, 500 रुपये में बाई कर सकते हैं, मार्केट में 530 का बाई हो रहा है, यानी फ़ायदा कितने का, 30 रुपये का। वही 30 रुपये ही हमारे फ्रेंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है, जितना फ़ायदा होता है वही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। ऐड द मनी नहीं, पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल, बेचेंगे कितने का बेचेंगे, 200 रुपये का बेच सकते हैं, मार्केट में कितने का बिक रहा है, 180 रुपये का, यानी हमने 20 रुपये का प्रॉफिट जोड़ लिया, तो 20 रुपये का फ़ायदा, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये। इसमें 100 रुपये का बाई करने का है और मार्केट में भी 100 रुपये ही चल रहे हैं, तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, 0 रुपये, कोई फ़ायदा नहीं है, तो 0 रुपये ये ऐड द मनी है, ATM है और ATM में 0 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 था, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है उसमें मल्टीपल टाइम्स सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं, हर महीने सैलरी मिलने जैसा मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में सिंगल पेमेंट होती है इंटरेस्ट रेट की फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 9, ओके देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन है, यानी बाई करने का अधिकार है मेरे पास में 120 रुपये पर, जबकि मार्केट में 100 रुपये पे बाई कर सकते हैं। मैं खरीदूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट से तो 120 रुपये लगेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ तो मार्केट में जाकर के 100 रुपये का ले सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे 20 रुपये का लॉस हो रहा है सर ना, नुकसान हो रहा है, नुकसान OTM, आउट ऑफ द मनी। OTM आउट ऑफ द मनी। क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन मैंने इसको दो तरीके से आपको समझाया था, आपको याद होगा। एक क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर अगर आपने ध्यान दिया हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 ये था, इसमें जो है 1000 रुपये का पुट यानी सेल करने का अधिकार मिला है कि 1000 रुपये में मैं बेच सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है कि मैं बेचूँ कि ना बेचूँ। अच्छा ठीक है सर, ऐसे है ना, देखो ये क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं डिजाइन किया गया जिस हिसाब से जो है आप सोच रहे हैं, शुभेंद्र त्रिवेदी जी, ठीक है, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं ना उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन नहीं है। हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यहाँ वो वाला फंडा नहीं है, आप पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा जो है कि ये उस हिसाब से नहीं, इसमें सरल सा सोचना है कि एक इंडियन इम्पोर्टर है जिसको $50,000 पे करना है, ठीक है, अब $50,000 पे करना है, यानी उसके पास डॉलर है नहीं, तो वो डॉलर बाई करेगा। अब कायदे से तो बैंक सेल करेगा, बराबर है ना बात, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेल वाला रेट वाली बात होनी चाहिए।
लेकिन ये क्वेश्चन उस लहजे पर डिजाइन नहीं है, हम मल्टीपल रेट नहीं दे रखे हैं आपको, सिर्फ एक रेट दे रखा है भाई कि 75 का डॉलर है, अभी 77 का डॉलर है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि तुम 75 में खरीद रहे हो कि 75 में बेच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रखी है। तो उतना ज़्यादा दिमाग सर यहाँ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप वो बात दिमाग से उतारें तो ये एकदम सरल से सवालों में से एक बन जाएगा, अगर वहाँ तक नहीं जाएंगे सेल इंपोर्ट के केस में सेल वाला है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इंपोर्टर है, उसके पास $50,000 पे करना है, $50,000 उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक से खरीदेगा, बाई करेगा। तो 75 का रेट चल रहा है, 75 रुपये का $1 का रेट उसने फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखा है, यानी कि $1 उसको 75 रुपये का मिलेगा 3 महीने बाद। ये बात तय हो चुकी है। जब 3 महीने बीतते हैं तो वो देखता है कि जो डॉलर है अभी मौके पर वो 77 रुपीज़ का हो चुका है, उसे बाई करना है। तो 75 का बाई करेगा, मार्केट में 77 का चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसे $2 का फ़ायदा हो रहा है सर, हर डॉलर के पीछे $2 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब $2 का फ़ायदा $50,000 के पीछे $1,00,000 का फ़ायदा करवा देंगे। तो मतलब इसमें उतना ज़्यादा गहराई में सर उतरने की ज़रूरत नहीं, मैंने फिर से कहा, सिंपल भाषा में ऐसे समझते हुए चले जाएंगे। हाँ कोई नहीं सर, मैं सुनी सर आपकी बात समझ गया। और डी वाला भी तराजू पे तौलते हैं, मैं उसी पे जा ही रहा था पर वापस आना पड़ गया, ठीक है। एक्सपायरी डेट आती है 1,000 रुपये पे वो बेच सकता है, 1,000 रुपये पे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ही कैन स्टिल सेल एट मार्केट प्राइस। एक्सपायरी डेट पर अगर एक्चुअल स्टॉक प्राइस 1,000 से ऊपर की है, मान लेते हैं कि 1,200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो है स्पॉट प्राइस चल रहा है उस समय 1,200 रुपये का, तो हम बेचेंगे तो 1,000 रुपये का बेचेंगे और मार्केट में 1,200 रुपये का बिक रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑन एक्सपायरी डेट अगर एक्चुअल स्टॉक प्राइस जो है 1,200 रुपये है तो ही कैन स्टिल सेल एट मार्केट प्राइस, तो वो चाहे तो मार्केट प्राइस पर भी बेच सकता है। तो अगर सर यहाँ स्टिल वगैरह ना लगाया होता इसने, आई थिंक छोड़ दीजिए, ही कैन सेल एट मार्केट प्राइस, तो ठीक था कि वो मार्केट प्राइस पर बेच सकता है, 1,200 रुपये में वो बेच सकता है, अभी भी वो 1,200 में बेच सकता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। 16 का आंसर ए ही है सर, ये आई विल गो विद द ए, बहुत आसानी से वही दिया हुआ है, पर कहीं ना कहीं डी में भी थोड़ा बहुत डिबेट की जा सकती है कि एक्सपायरी डेट पर अगर स्टॉक का प्राइस 1,000 से ऊपर का है, ये IIBF के ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, ओके। तो 1,200 पे बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। अब ये है कि 1,200 पे ही बेचेगा, क्योंकि जो है होगा क्या कि अगर मैं ये भी मान लूँ कि 1,000 रुपये का है, हो सकता है इसने जो है कुछ प्रीमियम पे किया होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, लेकिन वो 200 रुपये नहीं होंगे, मान लो कि 10-20 रुपये दे करके उसने प्रीमियम बुक किया होगा, तो ये 1,020 रुपये है ना, 20 रुपये का उसको लॉस हो सकता है। मेरा कंसर्न ये है कि प्रीमियम डूब जाएगा, अगर हम ऑप्शन नहीं एग्जीक्यूट करें प्रीमियम डूब जाएगा, पर डूबने पर 20 ही रुपये का नुकसान हो रहा है, ना कि 200 रुपये का, ठीक है। लेकिन भाई ए जो है ज़्यादा परफेक्टली फिट लगता है, डी क्यों नहीं होगा ये थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा, है ना, पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑब्लिगेशन तो है सर 120 पे खरीदने की और 100 पे ही खरीदें, हो सकता है तो नुकसान ही हुआ। नुकसान नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं सर जो है, अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं और अगर स्टॉक प्राइस इज बिलो स्ट्राइक प्राइस देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑप्शन होल्डर। हाँ स्टिल का मतलब है पहले भी स्टिल, मतलब ही कैन स्टिल सेल एट मार्केट प्राइस, अभी भी वो बेच सकता है, लाइक दैट, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक और सर है, इनका कंसर्न है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑब्लिगेशन तो है नहीं सर 120 पे खरीदने की, तो वो 100 पे ही खरीदेगा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा नहीं सर, देखिए जैसे ये आप बात जो कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 9 में
अगर मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस जो है उसका 120 रुपये है, यानी कि हमने 120 में खरीदने का सौदा किया हुआ है और मार्केट में 100 रुपये पे खरीद सकते हैं। हमने 120 पे सौदा किया हुआ है, हम खरीद 100 में सकते हैं। तो सर एक तरीके का नुकसान हो रहा है ना भाई, कि जो है 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। सर बोल रहे हैं कि अब ये ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि ये खरीदना ही पड़ेगा, उसका मन है वो नहीं खरीदेगा, वो 100 रुपये में खरीदेगा, तो नुकसान कहाँ हुआ? वो गया 100 में खरीद लिया, तुम गणित बैठा रहो 120 की। सर होगा यहाँ उसने कुछ प्रीमियम पे किया होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का, हो सकता है 5 रुपये पे किए हों, उसने कुछ ना कुछ पे किया होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने के लिए, वो डूब जाएगा उसका। तुम जाओ 100 में खरीद लो, लेकिन जो बयाना दे गए थे, जो एडवांस दे गए थे, वो डूब जाएगा सर। ठीक है, तो ही विल बी एट लॉस। ये है इसका फंडा सर। हाँ ठीक है सर, तो बस इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर क्लास एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज पूरे 1 घंटे की क्लास हो गई। कल फिर मिलेंगे सर, और चैप्टर नंबर 24 पे केस स्टडी करवानी है। आज एक केस स्टडी करी थी, कल जो है FRA पर बेस्ड एक केस स्टडी जो एग्ज़ाम में पूछी गई है वो करवाएंगे हम। ठीक है सर, सर पढ़ते रहिए, हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट सभी को। गुड नाइट फ्रेंड्स।